वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल इजी नोट्स। देखो काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ। वॉजन वेल सिंस लास्ट फ्यू डेज, अभी तो ठीक हूँ। एंड हाँ देखो, बेसिकली क्या है, मैं खुद भी उत्तर प्रदेश को बिलोंग करती हूँ, लखनऊ में रहती हूँ। तो मेरा जो ऑलमोस्ट एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो कंटेंट होता है ना, वो LU बेस्ड होता है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन ईजिली मिल जाती है। ठीक, तो अभी हाल फिलहाल में इन्फॉर्मेशन आई है कि सेमेस्टर 2 के एग्ज़ाम्स MCQ पैटर्न पर होंगे। तो जो लोग थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ने के लिए भी मेरे चैनल पर हैं, वो भी बिल्कुल परेशान ना हो, मैं थ्योरेटिकल चीज़ें भी बताऊंगी। एंड सेकेंडली, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए आपको पूरे वीडियो को देखना पड़ेगा, वो ये है कि पूरे वीडियो में जो भी पॉइंट MCQ क्वेश्चन में आने लायक या MCQ बेस्ड होंगे, उनकी ट्रिक्स और उनको याद करने की जो भी टेक्निक्स हैं, वो मैं ज़रूर बताऊंगी कि किस पैटर्न से, किस तरीके से, या फिर किस तरीके से घुमा के आपसे इस लाइन को या फिर इस हेडिंग को, इस पॉइंट को MCQ में एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, तो ये बेसिक एक रीज़न है जिसकी वजह से आपको पूरे वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। वीडियो लेंदी होगा जस्ट बिकॉज क्योंकि बहुत कम दिन है एग्ज़ाम में, बहुत जल्दी डेट शीट के बाद जस्ट आई थिंक हफ्ते भर में एग्ज़ाम होने वाला है एंड हफ्ते भर में ख़त्म भी हो जाएगा। सो इसीलिए एक पूरी यूनिट मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ, तो उसके लिए आपको रुकना तो पड़ेगा वीडियो में एंड तक। बट फॉर श्योर कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिसके लिए आपको लगा यार वेस्ट ऑफ टाइम है ये कुछ। ठीक है, टू द पॉइंट सारी चीज़ें होंगी, कुछ भी बहुत ऊपर नीचे नहीं होगा। और हाँ, बीच बीच में नोट्स आते जाएंगे, आप उनको ध्यान से देखना और जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनना। ठीक, छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जो आप याद रखोगे तो किसी भी MCQ को खुद से समझ के सॉल्व कर लोगे। तुक्का लगाने से बेटर है समझ के सॉल्व करना। ठीक है, सो देखो अभी आज का हमारा जो टॉपिक है, मैंने जैसे कहा था लास्ट वीडियो में कि मैं इकोनॉमिक्स लेकर आऊँगी इस हफ्ते। तो ये इकोनॉमिक्स का पहला वीडियो है, यूनिट 1 पूरी हम इसमें कवर करेंगे, 3 सेगमेंट्स में होगा। पहला ये है, फिर डिमांड एंड उसके बाद हम लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, ये तीनों सेगमेंट्स हैं। कर्व, ग्राफ सब कुछ होगा, उसके लिए बिल्कुल परेशान होने की नीड नहीं है। एंड हर एक चीज़ की ट्रिक है। ठीक है, कि ये एक चीज़ है जिससे आपको कॉन्सेप्ट याद रहेगा। ठीक, तो अभी हमारी यूनिट 1 में मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हमारी पहली हेडिंग का टॉपिक है। तो बेसिकली मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या होती है? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज़ द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज टू सॉल्व द मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स या फिर मैनेजमेंट इश्यूज़। ठीक, अब इसका मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज, बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने बहुत सारी थ्योरीज बनाई हैं, लाइक लॉ ऑफ डिमांड हो गया, लॉ ऑफ प्रोडक्शन हो गया, कॉस्ट एनालिसिस वगैरह वगैरह। ठीक, तो उन थ्योरीज़ का यूज़ करके, उनमें जो चीज़ें कही गई हैं उसका इस्तेमाल करके मैनेजमेंट के किसी भी डिसीजन को लेने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। इसे हम बिजनेस फर्म्स के बिजनेस इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, ठीक है, एंड इकोनॉमिक्स फॉर फर्म्स भी बोलते हैं। अब जो बेसिक रीज़न है कि कोई इंसान थ्योरीज ऑन इकोनॉमिक वैल्यूज़, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ प्रोडक्शन वगैरह वगैरह पढ़ के कोई डिसीजन क्यों ले, कोई फैक्ट्री क्यों सेट करे, तो उसका बेसिक जो मेन रीज़न है वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। लोग मैनेजर्स को रखते इसीलिए हैं, इकोनॉमिस्ट को रखते ही इसीलिए ताकि उनका बेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट निकल के बाहर आ सके। ठीक है, तो अब मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को करने के लिए ऑब्वियसली कुछ लोग चाहिए जिन्हें हम बोलते हैं इकोनॉमिस्ट, मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट। ठीक, वो लोग या फिर वो मैनेजर्स जो इकोनॉमिकल थ्योरीज़ को, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, उनकी स्टडी, उनके स्टैटिस्टिकल डेटा वगैरह वगैरह को यूज़ करके मैनेजमेंट के लिए या फिर कंपनी के लिए या फिर फैक्ट्री के लिए कोई भी डिसीजन लेते हैं। ठीक है, अब इनका बेसिक रोल ऑब्वियस सी बात है, जब वो मैनेजमेंट के लिए कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनके रोल्स भी यही होंगे, प्राइसिंग पॉलिसी, बेटर आउटपुट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वी कैन से कि एफिशिएंट मैनेजमेंट वगैरह वगैरह। ये सब इनके कुछ रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाएंगे। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए कि लाइक कि जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होती है वो क्या है और इकोनॉमिस्ट इसे करते हैं, तो इसका नेचर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। क्यों? माइक्रो का मतलब होता है छोटा। जो मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट होते हैं या किसी भी फर्म के, किसी भी कंपनी के जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, वो सिर्फ उस कंपनी या फिर उस फर्म या फिर उस फैक्ट्री के जो इतने भी इंटरनल इश्यूज़ होते हैं, इंटरनल प्रॉब्लम्स होती हैं, प्राइसिंग पॉलिसी होती है वगैरह वगैरह, सिर्फ और सिर्फ वही सब डिसाइड करते हैं, है ना। GDP या फिर नेशनल इनकम या फिर वगैरह वगैरह में तो डील तो करते नहीं है वो, है ना। सिर्फ फर्म की जो चीज़ें होती हैं उन्हीं में डील करते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ अ माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। दूसरी चीज़ इसमें जो इसका नेचर है वो ये है कि ये प्रैग्मेटिक है। प्रैग्मेटिक मतलब, अब जैसे मान लो कि मैं लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं, नेक्स्ट इज यही टॉपिक है। अब लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है कि कुछ अजम्पशंस होते हैं कि प्राइस, डिमांड, सप्लाई वगैरह, इन 3 चीज़ों को छोड़ के बाकी जितने फैक्टर्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, ये अजम्पशन होता है, बट ऐसा होता तो नहीं है ना।
ऑन एन एवरेज नॉर्मली काफ़ी चेंज आता है। तो ये जो इशू है ये एक्चुअल एक प्रैक्टिकल इशू है, बट इसे जब लॉ या थ्योरी बनती है तो उसे अवॉइड किया जाता है ताकि नॉर्मलाइजेशन किया जा सके। तो प्रैग्मेटिक इसीलिए है ये, क्योंकि इसमें जो प्रैक्टिकल इश्यूज होते हैं, एक्चुअली जो ग्राउंड रियलिटीज़ में इश्यूज होते हैं, उन्हें अवॉइड नहीं किया जाता, उन्हें इन्वॉल्व किया जाता है। तीसरी चीज़ है ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। नॉर्मेटिव का मतलब ये होता है सोच समझ के 2-3 ऑप्शंस के बीच में से कोई एक बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करना। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये टर्म कई बार यूज़ हुआ है। नॉर्मेटिव कई चीज़ों का नेचर है, ठीक। तो नॉर्मेटिव का मतलब कि हमारे पास कई सारे ऑल्टरनेटिव हों, उनमें से सोच समझ के कोई एक चीज़ हमें निकालनी है, ठीक। तो इसलिए ये एक नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। तीसरी चीज़ जो हमारे पास है ये है रिसोर्स एलोकेशन में मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा रोल प्ले। अब रिसोर्स एलोकेशन का मतलब अगर याद हो 11th क्लास में पढ़ा था, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना और किस सेगमेंट के लिए या किस कस्टमर के लिए या किस पार्टिकुलर टारगेट ऑडियंस के लिए प्रोड्यूस करना है। तो ये क्या होता है, ये रिसोर्स का एलोकेशन होता है। जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल आपको बिस्किट प्रोड्यूस करना है, आपके पास रॉ मटेरियल्स हैं, ठीक है, एंड आप फैक्ट्री सेटअप करने, प्लांट सेटअप करने जितना कैपिटल है, सब कुछ है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, बट आपको किस लेवल तक सब प्रोड्यूस करना है, कितने लेबर रखने हैं, क्या क्वांटिटी रखनी है, ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, ये सारे जब आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, आप जब उन्हें एलोकेट करोगे ना अच्छी तरीके से, तो आपको इन तीनों सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और इन तीनों सवालों के जवाब हमें कहाँ से मिलते हैं, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स से, ठीक है। तो रिसोर्स एलोकेशन हो गया। अब जब हम बात करते हैं स्कोप कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या क्या है, बट ऑब्वियसली कॉस्टिंग वगैरह, कॉस्टिंग एफिशिएंट करने के लिए, प्राइसिंग पॉलिसी के लिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, एफिशिएंट मैनेजमेंट के लिए, बेटर आउटपुट के लिए, एंड वी कैन से सेल्स प्रमोशंस के लिए, लाइक मतलब सेल इंक्रीज़ करने के लिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज़ करने के लिए, ठीक है, डेटा एनालाइजिंग में, कॉस्ट एनालाइजिंग में, हर जगह मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है वहाँ वहाँ इसका स्कोप भी है। बट अब इसकी लिमिटेशंस में क्या है, लिमिटेशंस में ये है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस है, क्योंकि अभी जब आप पढ़ोगे ना आगे लॉ ऑफ डिमांड एंड बाकी सारी चीज़ें, तो यू विल सी कि बहुत एक्सपर्टीज़ चाहिए इस चीज़ को प्रैक्टिकल लाइफ में फॉलो करने के लिए। तो जो इंसान इतना एक्सपर्टीज़ होगा, बट ऑब्वियसली अगर आप उसे हायर करोगे तो वो अच्छा खासा पैसा लेगा, ठीक है। एंड द सेकेंड जो लिमिटेशन है वो ये है कि लैक ऑफ रिलायबिलिटी। अब लैक ऑफ रिलायबिलिटी क्यों? फॉर एन इंस्टेंस कि आपका 1 साल ख़त्म हो गया है फर्म में, एंड अब आपको कहा गया है कि आप बताओ कि कहाँ क्या दिक्कत थी, किस वजह से हमारा प्रॉफिट ज़्यादा आया, किस वजह से कम आया, वगैरह वगैरह। तो आप कहाँ से ये सब डेटा लोगे? ये सब डेटा आप अकाउंटिंग से ही तो लोगे ना, जो अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट है वहाँ से आप डेटा मांग के लाओगे, फिर वहाँ से डेटा मांग के लाओगे, फिर उसका ग्राफ टेबल वगैरह सब बनाओगे, तब अपना आप बताओगे कि भाई यही वजह है, ये चीज़ें। तो जब आप ऑलरेडी अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के डेटा पे डिपेंडेंट हैं अपने डेटा या फिर अपने कंक्लूजन को निकालने के लिए, दैट मीन्स कि रिलायबिलिटी बहुत कम है। क्यों? क्योंकि अकाउंट्स तो मैनिपुलेट होते ही होते हैं, है ना, तो जो एग्जैक्ट कंक्लूजन है वो तो निकल नहीं पाएगा। एंड द थर्ड लिमिटेशन इज़ कि स्कोप बहुत नैरो होता है। नैरो क्यों? क्योंकि एक्सपर्टीज़ इतनी चाहिए, और बेसिकली एमएनसीज होती हैं जो प्रेफर करती हैं क्योंकि कंपनी में अच्छे खासे डेटा एनालिस्ट हों, बिजनेस एनालिस्ट हों, इकोनॉमिस्ट हों। जो नॉर्मल छोटी मोटी फर्म्स होती हैं, जो मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा है, स्मॉल इंटरप्राइजेस मेजॉरिटी में बहुत ज़्यादा है, एमएनसीज गिनती की हैं जो उंगलियों पे गिनी जा सकती हैं, ठीक। तो इसी वजह से स्कोप कम हो जाता है, ठीक है। एंड देखो और भी लिमिटेशंस या और भी नेचर्स जो भी कुछ हैं वो साथ साथ में आते जाते हैं। तो या तो तुम नोट्स पढ़ो उसके लिए, या तो वीडियो के साथ साथ में पॉज करके पढ़ो, कोई ऐसी बेसिक प्रॉब्लम नहीं है। अब जब हम बात करते हैं एमसीक्यू की, मैंने कहा था रुके रहना, तो बीच बीच में एमसीक्यूज़ में बताऊंगी। तो अब एमसीक्यूज़ में कैसे आएगा, जैसे लाइक कि द सेकेंड नेम फॉर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज़, अब उसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। पहला बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है, फिर इकोनॉमिक्स फॉर फर्म्स दिया है, फिर दिया है इकोनॉमिस्ट, एंड फिर दिया है बोथ ऑप्शन ए एंड बी। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए एंड बी, क्योंकि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को बिजनेस फर्म्स की इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं और बिजनेस इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, ठीक। तो एक ये तरीका हो गया। मैं जो बोलूँ बहुत डिटेल में नहीं जाना आपको, बस हाँ ये है कि जो कैची चीज़ें हैं, लाइक कि किसी का फुल फॉर्म क्या है या किसी का सेकंड नेम क्या है या फिर इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, ये सब चीज़ें आपको कैच करनी है। अब जैसे लाइक कि वो लोग क्या पूछ सकते हैं, मैंने आपको बताया कि स्टडी ऑफ रिसोर्स एलोकेशन एक पॉइंट नेचर में बताया, तो उसमें वो लोग पूछ सकते हैं कि स्टडी ऑफ रिसोर्स एलोकेशन इन्वॉल्व्स ऑप्शन ए व्हाट टू प्रोड्यूस, ऑप्शन बी हाउ टू प्रोड्यूस, ऑप्शन सी फॉर whom टू प्रोड्यूस, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो
तो इसमें ऑल ऑफ दी अबव होगा। ऑप्शन चेंज भी कर सकते हैं, इसमें हो सकता है एक ऑप्शन ना दे एंड बोलें ऑप्शन ए या बी, ऑप्शन बी या सी। तो उसमें भी आप, अगर आपको पता होगा ना एक्चुअली कि यही एक पॉइंट है, तो आप उसको सॉल्व कर लो जाओगे। तो बेसिकली मैं जो प्रेफर करूँगी कि अगर आपको MCQs वाइज पैटर्न पे एग्ज़ाम निकालना है तो गूगल से, हर जगह से MCQs शुरू से मत पढ़िए। एक बार जो भी आपने थ्योरी पढ़ी है, अब तक तो कुछ तो पढ़ी होगी, लेक्चर सुना होगा, ऑनलाइन क्लास ली होगी, तो एक बार जो भी आपने थ्योरी पढ़ी है उसको रिवाइज़ करिए। और जब आपको लगे कि आपने थ्योरी को रिवाइज़ कर लिया है, तब आप गूगल से या किसी PDF से या और किसी वेबसाइट से MCQs निकाल के तब उसको पढ़िए। क्योंकि अगर आपकी थ्योरी आप रिवाइज़ नहीं करे रहेंगे तो MCQs पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको हर क्वेश्चन पर अरे ये भी याद करना है, ये भी याद करना, फिर आपका माइंडसेट ऐसा बनेगा कि आपको हर एक MCQ याद करने की नीड पड़ेगी, ऐसा आपको फील होएगा। बट अगर आप थ्योरी रिवाइज़ करके उसके बाद एग्ज़ाम के 4 दिन पहले या 2 दिन पहले MCQs पढ़ने बैठोगे तो वो आपको ज़्यादा ईजी पड़ेगा, क्योंकि आपको रहेगा कि भाई ये मैंने पढ़ा था तो इसका ये ऑप्शन हो सकता है। तो दैट विल गिव यू अ सर्टेन काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो अभी ये फ़िलहाल हमारा हो गया। अब जो बेसिक टूल्स हैं या कुछ हम कह सकते हैं ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं या प्रिंसिपल्स हैं जिनको अगर हम पढ़ेंगे तो हम और अच्छे से समझ पाएंगे कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होती क्या। वीडियो के 3 पार्ट हैं, ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। देन वील हैव लॉ ऑफ डिमांड एंड डिमांड एनालिसिस में हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, उसमें कर्व्स वगैरह सब कुछ होगा एंड देन यूनिट 1 विल बी ओवर। ठीक, तो अब डिमांड लॉ वगैरह उससे कैसे MCQs आएंगे वो मैं बीच बीच में बताती रहूँगी, बट फॉर दैट यू हैव टू स्टे ट्यून्ड। एंड वन थिंग मोर, नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड पुरानी जो आई थिंक OB की मैंने यूनिट 3 तक सब कुछ डाल दिया, तो उनके भी सारे वीडियोस के लिंक, प्लेलिस्ट वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में है। एंड जिसको भी लग रहा है कि वैल्यूएबल है कंटेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि थोड़ा सा बस बाकी है, ऑलमोस्ट 600 होने वाले हैं, 400 बाकी है, तो प्लीज़ डू दैट, थोड़ी सी एक्साइटमेंट है उसके लिए। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको बार बार सुनने को मिलेगी, तो मोस्ट प्रोबेबली ये पॉसिबल है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से एक MCQ या 2 MCQs तो आ ही जाएं। हमेशा याद रखना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है हमारी सैक्रिफाइस कॉस्ट। हर रेफरेंस में याद रखना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से आप कंफ्यूज होते हो पर सैक्रिफाइस कॉस्ट से नहीं। जैसे मान लो आपके पास एक ऑप्शन है A, एक ऑप्शन है B। ठीक, ये आपके पास 2 जॉब ऑफर्स हैं। A का जो पैकेज आपको पर मंथ मिलेगा वो 1 लाख है और B का जो आपको पैकेज पर मंथ मिलेगा वो 75,000 है। बट यहाँ पे डिफरेंस ये है कि A की जॉब सिमिलर नेचर की है, आपको मतलब महीनों तक, सालों तक एक ही टाइप की जॉब करनी है। और जॉब B में क्या है कि आपके जो ट्रैवल अलावेंसेस, ड्राइविंग अलावेंसेस, फूड, ईटिंग और हॉलीडे वगैरह और प्रमोशन के चांसेस हर सेकंड ईयर पर हैं। ठीक है, प्रमोशन के चांसेस हर सेकंड ईयर पर हैं। तो बेसिक जो चीज़ यहाँ पे निकल के आती है वो ये आती है कि अगर आप फ्यूचर को देखते हुए जॉब नंबर B को चूज़ करते हैं तो आपका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो है 25,000, क्योंकि A की बजाय B को चूज़ करने में आपका जो घाटा हुआ है वो हुआ है 25,000 रुपये का। ठीक है, अब सेम चीज़ देखो उल्टी तरीके से, B की बजाय A को अगर आप चूज़ करते तो आपका जो घाटा होता वो होता प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी का, TA, DA एक्सपेंसेस, हॉलीडे वगैरह वगैरह, इन अपॉर्चुनिटीज़ का आपका घाटा होता। तो किन्हीं भी 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चूज़ करने पर हमें जो घाटा दूसरे के कंपैरिजन में हो रहा है उसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। मतलब अगर हम अपॉर्चुनिटी A को चुन लेते तो हमारा 25,000 का नुकसान ना होता। ठीक, तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हम एक ऑप्शन को छोड़ के दूसरे ऑप्शन को अगर चुन रहे हैं तो उसमें हमारा कितना घाटा या फिर कितना फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, गर्मी तो बहुत हो रही है। एंड देन वी हैव इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्ट। इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जैसे मान लीजिए अगर आप अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास एक वाटर प्लांट है, आप एक और सेटअप कर रहे हैं, तो बट ऑब्वियसली अगर आप एक और सेटअप कर रहे हैं तो आपका आउटपुट बढ़ेगा। आउटपुट बढ़ेगा तो आप अपने आउटलेट्स बढ़ाएंगे, ज़्यादा बेचेंगे, ज़्यादा प्रमोशन करेंगे तो ज़्यादा रेवेन्यू आएगा। तो इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आप अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो आपका बट ऑब्वियसली रेवेन्यू बढ़ेगा एंड बट ऑब्वियसली प्रॉफिट बढ़ेगा। भले ही आपको प्रॉफिट 5% ही हो, क्योंकि 100 रुपये का 5% 5 रुपये होता है, एंड ऑन द वेरी सेम हैंड 1000 रुपये का भी 5% सिर्फ और सिर्फ हमारा जो होता है वो होता है 50 रुपये। ठीक है, तो 5 और 50 रुपये में फ़र्क तो बहुत है, लेकिन दोनों का परसेंटेज 5% तो है।
तो सेम चीज़ है, अगर आप रेवेन्यू और कॉस्ट सब कुछ बढ़ाते हैं तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ता है, ये इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्ट कहता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है इक्वी मार्जिनल कॉन्सेप्ट। व्हेन टू टॉक अबाउट इक्वी मार्जिनल कॉन्सेप्ट, बेसिकली ये होता है कि हम रिसोर्सेज को या फिर जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे मान लो कि हमारी प्लांट की फैक्ट्री में पानी प्रोड्यूस होता है एंड फिर बॉटल में पैक होता है एंड देन उसके बाद गत्तों में डाला जाता है, ठीक। तो ये जो 3 एक्टिविटीज़ हैं हमारे पास, पानी प्रोड्यूस करना और फिर बॉटल में डालना एंड देन बॉटल को गत्तों में पैक करना 12-12 के हिसाब से, तो दैट मीन्स कि हम इन तीनों एक्टिविटी को इस तरीके से करें कि इन तीनों का जो भी आउटपुट है वो एकदम सिमिलर हो। अगर जो इंसान जैसे मान लीजिए कि हमारी 12 रुपीज़ की बॉटल है, तो उसमें से हम कह सकते हैं कि 4 रुपीज़ का काम प्लांट कर रहा है, 4 रुपीज़ का काम पानी को बॉटल में भरने वाला लेबर कर रहा है और 4 रुपीज़ का काम सारी बॉटल्स को गत्तों में कलेक्टिवली पैक करने का लेबर कर रहा है। मतलब जो 3 एक्टिविटीज़ हैं, तीनों को हम 3 पार्ट में ऐसे डिवाइड किए हुए हैं कि तीनों का जो कॉस्ट लेवल है वो एकदम एग्जैक्ट आ रहा है, ठीक है, इक्वल आ रहा है। ऐसा बेसिकली पॉसिबल नहीं होता, बट वी ट्राई टू मेक इट क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर। तो ये है इक्वी मार्जिनल कॉन्सेप्ट। अगर आप ऐसा करेंगे तो मोस्ट इफेक्टिवली आप अपने सारे रिसोर्सेज को, सारी एक्टिविटीज़ को यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। देन व्हेन टू टॉक अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ टाइम पर्सपेक्टिव, देखो अब बेसिकली क्या होता है, अगर टाइम पर्सपेक्टिव की बात करें तो ये उन इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो सीजनल इंडस्ट्रीज़ हैं। लाइक अब कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्री है, वो जो डिसीजन समर में लेगी, जो प्राइस मैनिपुलेशन या फिर जो प्राइस पॉलिसीज़, वो सब कुछ समर वेकेशन या समर वेदर के अकॉर्डिंग करेगी, सेम टू सेम वो विंटर्स में करे, ये पॉसिबल नहीं। तो शॉर्ट रन के लिए उसकी वो प्राइसिंग पॉलिसीज़, मतलब समर के 3-4 महीने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, प्रॉफिटेबल होंगी। बट जैसे जैसे गर्मी कम होती जाएगी, उससे अपनी पॉलिसीज, अपनी चीज़ें लॉन्ग रन के लिए चेंज करनी पड़ेंगी, जब तक अगले साल की समर वेकेशन या फिर समर वेदर ना आ जाए। तो ये टाइम पर्सपेक्टिव का प्रिंसिपल है कि हर चीज़ टाइम के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। नाउ वी आर हैविंग डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल। डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि डिस्काउंट कर देना। डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल का यहाँ पे बेसिकली ये मतलब है कि जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू है उसको फ्यूचर वैल्यू से कंपेयर करना। अब जैसे मान लेते हैं आपने एफडी कराई, ठीक है, आपके पास 1000 रुपये थे, आपने एफडी करा दी, 8% इंटरेस्ट से आपको 1 साल बाद उस पर मतलब इंक्रीमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो 80 रुपये आपको मिल जाता अगर आप एफडी में डालते। बट अगर आप वही 1000 रुपये अपनी पर्स में रखे हैं घर में, तो क्या उस पर आपको 8% का इंटरेस्ट लग के कुछ भी एक्स्ट्रा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो वो जो 8% का नुकसान यहाँ पे हुआ है एफडी ना कराने की वजह से आपके पैसों का, वो क्यों हुआ है? क्योंकि आपने डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल का यूज़ नहीं किया। अब इसमें डिस्काउंट का वर्ड का क्या मतलब है? देखो, जो आपके आज के साल में 1000 रुपये हैं, वो बैंक में अगर आप रखते तो अगले साल 1080 रुपये हो जाते। दैट मीन्स कि आपके पैसे की वैल्यू 80 रुपये बढ़ती आज के कंपैरिजन में, ठीक है। उस समय तो भले ही सस्ती, क्योंकि भाई देखो महंगाई दर बदर बढ़ रही है, ठीक है। तो महंगाई के साथ साथ पैसे की वैल्यू रखने के लिए हम पैसे की वैल्यू बढ़ाते हैं, इंटरेस्ट वगैरह लगाते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे आपने क्या किया, 80 रुपये का डिस्काउंट कर लिया अपनी फ्यूचर मनी के साथ, ठीक है। तो ये डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल है, ठीक। देन वी हैव मार्जिनल प्रिंसिपल। मार्जिनल प्रिंसिपल ये कहता है कि कि जो भी मार्जिनल कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल प्रोडक्शन, मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल प्रॉफिट, एनीथिंग, मतलब कि जैसे हम 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं और अब हमें एक और प्रोड्यूस करनी है, तो 2 यूनिट प्रोड्यूस करने में हमें जो भी एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने में जो भी सैक्रिफाइस या फिर जो भी एक्स्ट्रा कॉस्टिंग वगैरह कुछ भी देना पड़ रहा है, उसे हम मार्जिनल कॉस्ट या फिर मार्जिनल यूटिलिटी या फिर मार्जिनल रेवेन्यू ये सब बोलते हैं। तो ये मार्जिनल प्रिंसिपल ये कहता है कि इकोनॉमिक्स का कोई भी डिपार्टमेंट हो, डिमांड हो, सप्लाई हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे रेवेन्यू हो, कुछ भी हो, हर एक सेगमेंट में हमें मार्जिनल कॉन्सेप्ट का यूज़ करना पड़ता है। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देन वी हैव स्कार्सिटी प्रिंसिपल। स्कार्सिटी प्रिंसिपल, देखो इस प्रिंसिपल की एक बहुत ख़ास बात यहाँ पे ये है, कि इसमें एक लाइन थी, जब अब मैं ये पैराग्राफ पढ़ रही थी कि ये क्या है कैसे है, तो स्कार्सिटी प्रिंसिपल की लास्ट लाइन में लिखा हुआ था कि स्कार्सिटी इज़ द एसेंस ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आप खुद सोचो, अगर आपको किसी भी चीज़ की कमी ना होती तो आपको कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती, और कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम ना होती तो आप कोई इकोनॉमिक सोल्यूशन निकालते। तो
बेसिकली अगर हमें कमी होती ना तो इकोनॉमिक्स ही ना होती, ठीक है, कोई इकोनॉमी रन कर ही ना रहती। बट द प्रॉब्लम इज़ कि हमें कहीं पे कुछ मिलता है, कहीं पे कुछ नहीं मिलता है, कहीं पे कोई प्रोडक्ट होता है, कहीं पे कोई प्राइस होता है, कहीं पे अच्छी क्वालिटी होती है, कहीं पे अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं, सर्विसेज होती हैं। तो बहुत ज़्यादा स्कैर्सिटी है हर जगह, हर चीज़ की, हर चीज़ हर जगह नहीं मिलती। तो ये जो स्कैर्सिटी है, इट इज़ द एसेंस ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो ये चीज़ आपसे पूछ सकते हैं, द एसेंस ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो आप कहोगे अरे यार ये क्या है, ये तो पहली बार सुना हुआ लग रहा है। बट इट्स ऑल अबाउट अ लॉजिक। आप खुद सोचिए, अगर आपको किसी से कमी ना होती, सारे रिसोर्स आपके पास होते, तो आप इंपोर्ट क्यों करते, एक्सपोर्ट क्यों करते, कुछ प्रोड्यूस क्यों करते, कुछ ट्रांसपोर्ट क्यों करते, है ना। तो कमी इज़ द एसेंस ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो ये भी आपको MCQs में आ सकता है। अब जैसे कि फिर से आप वापस अगर जाएंगे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को सैक्रिफाइस कॉस्ट भी बोलते हैं, ट्रू और फॉल्स, ये भी आपको आ सकता है, ठीक है। अब आई डोंट नो ट्रू फॉल्स के पैटर्न में आएगा या नहीं, बट हाँ ये चीज़ें आ सकती हैं। लाइक डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल में आपको सेम चीज़ पूछ सकते हैं कि यहाँ पे डिस्काउंट स्टैंड्स फॉर व्हाट। डिस्काउंट स्टैंड्स फॉर द कंपैरिजन ऑफ द वैल्यू ऑफ योर मनी इन पास्ट एंड इन फ्यूचर, ठीक है, कि आज आपकी क्या है, कल क्या हो जाएगी, कल क्या थी। तो यहाँ पे डिस्काउंट का ये मतलब ये नहीं कि आपने वहाँ पे डिस्काउंट कर दिया, ठीक है। एंड मार्जिनल प्रिंसिपल आप समझिए क्या होता है। देन वी हैव प्रिंसिपल ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। ये पॉइंट MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें रिस्क और अनसर्टेनिटी का डिफरेंस बहुत बहुत ज़्यादा वाइटल है समझना। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो रिस्क होता है वो मेजरेबल होता है। लाइक हमें पता होता है कि अगर हम ये करेंगे तो हमें इतना रिस्क है। लाइक अगर आप छत पे खड़े हैं एंड यू नो कि आपकी जो रेलिंग है वो कमज़ोर है, तो आपको पता है कि यहाँ पर रिस्क है कि टूट सकती है या मैं लड़बड़ा सकता हूँ, बट आपको ये भी पता है कि मैं नीचे गिर नहीं सकता, इतनी कमज़ोर नहीं कि मैं नीचे गिर जाऊँ। तो आप रिस्क ले रहे हो, बट यू आर इन्जॉइंग द वेदर एंड यू आर इन्जॉइंग द एयर। तो वहाँ पे क्या, आप थोड़ा बहुत कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हो जो मेजरेबल है, ठीक है। आपको पता है कि आप लड़खड़ा सकते हो या कुछ ऐसी मतलब बहुत तेज़ हवा चले तो आपको पीछे हट जाना चाहिए, बट आप नीचे नहीं गिरोगे। एंड व्हेन टू टॉक अबाउट अनसर्टेनिटी, अगर मान लीजिए कि आप किसी और की बालकनी में या किसी और जगह, नई जगह, वहाँ की बालकनी में, यू लिटरली डोंट नो कि क्या स्ट्रेंथ है उनकी रेलिंग की या क्या सेफ्टी है, क्या कुछ कैसे, यू लिटरली डोंट नो। तो वो अनसर्टेनिटी है। हो सकता है बहुत स्ट्रांग हो वहाँ की सेफ्टी लाइंस जो है या फिर जो रेलिंग है, और हो सकता है कि वो इतनी कमज़ोर हो कि आप अपनी हैबिचुअल हैबिट में खड़े होकर इंजॉय कर रहे हो एंड ज़रा सा आपने आगे पीछे या प्रेशराइज किया रेलिंग को तो आप नीचे पहुँच जाओ, ठीक है, तो आप लुढ़क जाओ। तो रिस्क और अनसर्टेनिटी में यही सिर्फ फ़र्क होता है कि रिस्क जो होता है वो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस लेवल तक का हमें दिक्कत आ सकती है, ठीक है, इट कैन बी क्वाइट मेजरेबल। पर जो अनसर्टेनिटी होती है वो बिल्कुल ही इमेजरेबल होती है। जैसे कोरोना का आना वॉज अ कंप्लीट अनसर्टेनिटी, ठीक है। अब जैसे जो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स थे लाइक बायजूस, ठीक, उन्होंने रिस्क लिया, उन्होंने प्रमोशंस वगैरह में बहुत पैसे खर्च किए, तो वो उनका एक मेजरेबल रिस्क था कि भाई हम इतना खर्च करेंगे, इतने हमारे कस्टमर एक्वायर होंगे वगैरह। लेकिन जो कोरोना आया वो तो कंप्लीट अनसर्टेनिटी थी, वो तो भाग गया, मतलब बिना प्रमोशन बिना कुछ के नेक्स्ट लेवल की सेल्स इंक्रीज हुई उनकी, क्योंकि हर चीज़ ऑनलाइन शिफ्ट हो गई। तो यही चीज़ फ़र्क होता है रिस्क और अनसर्टेनिटी में। तो ये आपके MCQ पैटर्न पे पूछ सकते हैं। एंड व्हेन दिस थ्योरी पोर्शन इज ओवर, सो वील मूव ऑन टू डिमांड एनालिसिस। इसमें हम पढ़ेंगे डिमांड क्या है वगैरह वगैरह। तो मूव ऑन करेंगे। सो लेट मी रब द बोर्ड। ओके, बोर्ड हो गया है रब, एंड नाउ वील स्टडी डिमांड एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस के बाद हमारे पास एक टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड दैट इज इट। यूनिट 1 ओवर हो जाएगी। थोड़ा सा लेंदी वीडियो है बट प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, क्योंकि टाइम कम है एंड अगर एक वीडियो में एक यूनिट डिलीवर हो जाएगी तो इट विल बी क्वाइट ईजियर, ठीक है। दिन भर वीडियो डालने से बेटर है एक यूनिट में एक वीडियो खत्म, ठीक है। एंड देखो फिलहाल हम सबसे पहले ये जानेंगे कि डिमांड क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक होती है इफेक्टिव डिमांड, एक होती है इनइफेक्टिव डिमांड। अब हम जिसे मैंने यहाँ पे लिखा है विलिंगनेस प्लस एबिलिटी टू बाय। कोई इंसान एक सामान खरीदना भी चाहता है, उसके पास उसको खरीदने की औकात, एबिलिटी आई मीन पैसा भी है, एंड वो उसके पास अवेलेबल भी है आई मीन नियरेस्ट मार्केट या कहीं भी, तो वो एक इफेक्टिव डिमांड होती है। किसी भी कमोडिटी को खरीदने की चाहत, उसके लिए पैसा, जब दोनों मिल जाते हैं तो उसके लिए क्या वो डिमांड क्या होती है, किसी भी प्रोड्यूसर के लिए इफेक्टिव डिमांड होती है। अब ऐसे बहुत से लोग हैं जो खाना चाहते हैं, बहुत से लोग हैं जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं या कुछ किसी ब्रांड का ख़रीदना चाहते हैं,
पर उनके पास वो एबिलिटी या फिर उतना पैसा नहीं है, तो उस ब्रांड के प्रोड्यूसर के लिए या फिर उस एंटरप्रेन्योर के लिए वो डिमांड तो इनइफेक्टिव ही है ना, क्योंकि वो तो सिर्फ एक चाहत बन के रह जाएगी। ठीक ओके, बहुत चीज़ी साउंड कर रहा है, बट हाँ जो फैक्ट है, जो दो वर्ड्स हैं वो यही है, विलिंगनेस और एबिलिटी। अगर किसी कमोडिटी को खरीदने की चाहत और एबिलिटी दोनों चीज़ें हों, दैट मीन्स आपकी डिमांड उस प्रोड्यूसर के लिए इफेक्टिव है जो उस कमोडिटी को बना रहा है। तो डिमांड एनालिसिस क्या होता है? डिमांड एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ ऑल सच फैक्टर्स विच अफेक्ट डिमांड, लाइक प्राइस सबसे पहले यही फैक्टर है जो डिमांड को अफेक्ट करता है। उसके बाद कस्टमर का टेस्ट, प्रेफरेंस, एरिया, उसकी एक्सपेक्टेशन प्रोडक्ट से क्या है, एंड उसकी इनकम लेवल क्या है, उस सोसाइटी में कहाँ बिलोंग करता है, एंड उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ये सब फिर कुछ बहुत ही ज़्यादा सारे डिटर्मिनेंट्स हैं जो एक डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो इन सारे डिटर्मिनेंट्स को जब हम पढ़ते हैं और उनका डिमांड पे इफ़ेक्ट समझते हैं, तो हम उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिमांड एनालिसिस। तो हम यही पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास डिमांड फंक्शन है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी तुम डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन कुछ भी कहीं से भी पढ़ोगे रेवेन्यू, तुम्हारे पास दो चीज़ें होंगी। पहला होगा इंडिविजुअल एंड दूसरा होगा मार्केट। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, इंडिविजुअल हमेशा सिंगल कमोडिटी एक्स, सिंगल कंज्यूमर या फिर सिंगल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कुछ भी। इंडिविजुअल मतलब एक, सिर्फ सिंगल चीज़ में डील करेगा, चाहे सिंगल आउटपुट, चाहे सिंगल कमोडिटी, चाहे सिंगल प्रोडक्ट, चाहे सिंगल कैपिटल, कुछ भी। और जो मार्केट होगी वो कई सारे इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई को मिला के बनती है। ठीक, तो ये चीज़ हमेशा बेसिकली दो होते हैं, मिनिमम दो, ईजिली समझने के लिए। तो जो हमारा डिमांड फंक्शन होता है, डिमांड फंक्शन का मतलब होता है D इज इक्वल्स टू एफ पी। एफ का मतलब फंक्शन, पी का मतलब प्राइस। ठीक, इसमें तुम शॉर्ट फॉर्म से याद रखना। डिमांड फंक्शन का मतलब ये होता है कि प्राइस के रेफरेंस में डिमांड किस तरीके से घटती, बढ़ती या फिर रिएक्शन देती। ठीक है, अब आपको ये चीज़ बहुत बखूबी पता है कि प्राइस जितना कम डिमांड उतनी ज़्यादा। ठीक है, प्राइस जितना ज़्यादा डिमांड उतनी कम होती जाएगी, विच मीन्स डिमांड एंड प्राइस आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिमांड इज इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। प्राइस बढ़ा तो डिमांड घटी। ठीक है, प्राइस घटा तो डिमांड बढ़ी। ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये था डिमांड फंक्शन। जब मार्केट डिमांड फंक्शन की हम बात करते हैं, व्हेन टू टॉक अबाउट मार्केट डिमांड फंक्शन, तो मार्केट डिमांड फंक्शन में देखो, इंडिविजुअल हम सिर्फ प्राइस को इंक्लूड करते हैं, दैट्स इट। क्योंकि मैं जैसे पर्टिकुलरली मैं हूँ, अगर मान लीजिए कि मुझे एक कमोडिटी एक्स की नीड है, मैं उसे परचेज़ करती रहती हूँ, तो अगर उसकी प्राइस बढ़ जाएगी तो आई विल से कि चलो ठीक है, जब घटेगा तब परचेज़ कर लेंगे। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे सिर्फ प्राइस अगर आप लेते हैं तो भी आपका काम बन जाता है। बट व्हेन टू टॉक अबाउट डिमांड एट मार्केट लेवल, तो वहाँ पे जो डिमांड का फंक्शन होता है, ठीक है, जब फंक्शन हम लिखेंगे तो वहाँ पे हम प्राइस को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, PR को भी इंक्लूड करेंगे। PR मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। जैसे मान लीजिए कि कोल्ड ड्रिंक किसी को पसंद है, कोल्ड ड्रिंक की बहुत सारी वैरायटीज़ अवेलेबल है, मतलब सब्सटीट्यूट अवेलेबल है। अगर कोको कोला ने पागलपंती में आके अपने प्राइस 10 रुपये के बोतल की 15 रुपये कर दी, तो जो लोग बहुत लॉयल हैं उसके कस्टमर, वो 15 में खरीदेंगे, बाकी अदरवाइज स्विच कर देंगे, कोई पेप्सी पे, कोई माजा पे, कोई स्प्राइट पे स्विच कर जाएगा इंसान। ठीक है, तो रिलेटेड गुड्स का प्राइस, ठीक है, टेस्ट, प्रेफरेंस, इनकम का लेवल और बाकी अननोन फैक्टर्स में कस्टमर की एक्सपेक्टेशन एंड उसकी कंडीशंस वगैरह वगैरह, बहुत डिफरेंट चीज़ें, वेदर कंडीशंस, ये सब हो गया। तो ये जो होता है, ये हमारा होता है मार्केट फंक्शन। ठीक है, मार्केट फंक्शन में हम प्राइस के अलावा बाकी सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं। तो जब ये हमारा हो गया, उसके बाद हमारे पास है लॉ ऑफ डिमांड। तो मैंने आपको क्या बताया कि डिमांड प्राइस से क्या है, इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल, मतलब डिमांड और प्राइस के बीच में क्या, एक नेगेटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, और डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। ठीक, तो जो लॉ ऑफ डिमांड है वो इसी चीज़ को प्रूफ करता है या फिर इसी चीज़ को दर्शाता है। डिमांड और प्राइस के बीच का इन्वर्स रिलेशनशिप लॉ ऑफ डिमांड दर्शाता है। ठीक है, जब ये हमारा हो गया, तो अब हमारे पास चीज़ें हैं कि लॉ ऑफ डिमांड हर जगह तो चलेगा नहीं, बट ऑब्वियसली देखो हर चीज़ का एक्सेप्शन होता है। तो लॉ ऑफ डिमांड के जो एक्सेप्शंस हैं वो कुछ हैं, लाइक जैसे कि
जो ऐसे प्रोडक्ट्स जो स्टेटस को रेफर करते हैं, जैसे मान लीजिए कि जो अमीर लोग होते हैं उनके लिए कभी कभी क्या होता है कि जो प्रोडक्ट का प्राइस होता है ना, वही उसकी क्वालिटी या फिर उसकी स्टेटस को डिफाइन करता है। लाइक आईफोन। अब आईफोन जितना महंगा होता है और जितना ज़्यादा न्यूली लॉन्च्ड होता है, उसकी उतनी ज़्यादा वैल्यू मार्केट में होती है, एंड इसीलिए लोग कंपैरेटिवली आईफोन 1 के आईफोन 10 को ख़रीदना बहुत ज़्यादा प्रेफर करेंगे। ठीक है। एंड सच एज गिफ्ट एंड गुड्स। अब गिफ्ट एंड गुड्स का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कि व्हीट है और मैगी है। इंसान के लिए रोटी ज़्यादा ज़रूरी है मैगी कंपैरिजन में, उसे मैगी पसंद ज़्यादा है, बट व्हेन टू टॉक अबाउट व्हाट टू ईट, तो मेजॉरिटी ऑफ द लोग प्रायोरिटी में गेहूं को रखेंगे, नॉट मैगी। सो दैट इज़ द बेसिक रीज़न दैट यहाँ पे व्हीट मैगी कंपैरिजन में एक गिफ्ट एंड गुड बन जाता है, एंड दैट्स वाई आप व्हीट का प्राइस कितना भी बढ़ा दो, बट जो उसकी बेसिक नेसेसिटी है लाइफ के लिए, इट विल बी परचेस्ड। सो यहाँ पे डिमांड और प्राइस का इनवर्स रिलेशनशिप अप्लाई नहीं होता है। एंड ऑन द वेरी सेम हैंड we'll see some of the other examples, like we can go to outdated goods. आप उनका प्राइस कितना भी घटा दो, अब आप रेडियो 1 रुपये में भी बेचो तो क्या हर कोई रेडियो खरीदने लगेगा आपसे? नहीं। सो दैट इज़ very much not applicable on the outdated goods also. And when to talk about conspicuous goods, like such as some goods are there in the market जो सिर्फ अपर क्लास की मेजॉरिटी प्रेफर करती है, लाइक पेंटिंग्स एंड ऑल। अगर आप वही पेंटिंग 150 रुपये में फ्लिपकार्ट पे बेचोगे तो देयर इज़ वेरी मच पॉसिबिलिटी कि कोई भी अपर क्लास का पर्सन उसे खरीदना तो छोड़ो, देखना भी रेफ़र नहीं करेगा, कि वो प्रेफर करे कि वो उसे देखे भी। तो कहीं कहीं पर ये जो लॉ ऑफ डिमांड है ये एप्लीकेबल नहीं है। कुछ पॉइंट्स बगल में भी दिए, पढ़ते जाना, एंड हाँ, नोट्स ज़रूर पढ़ लेना। एक बार गो थ्रू करोगे ना नोट्स से तो बट ऑब्वियसली MCQ सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा ईजिली हो जाएगा। अब जैसे कि MCQ बताती हूँ उस पर। जैसे MCQ में क्वेश्चन आया, लॉ ऑफ डिमांड इज़ एन एक्सेप्शनल केस टू द फॉलोइंग पॉइंट्स। उसमें पहला पॉइंट उसने दिया गिफ्ट एंड गुड्स, फिर दूसरा पॉइंट दिया आउटडेटेड गुड्स, फिर तीसरा पॉइंट दिया स्टेटस शोइंग या फिर स्टेटस रेफरिंग गुड्स, फिर चौथा पॉइंट दिया ऑल ऑफ द अबव। तो आप ऑल ऑफ द अबव पे क्लिक कर दोगे, क्योंकि आपके तीनों ही चीज़ें ऐसी हैं या तीनों ही पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। ठीक है। लाइफ की नेसेसिटी हो, चाहे गिफ्ट एंड गुड्स हो, चाहे स्टेटस शो करने वाले गुड्स हो या फिर कॉन्स्पिशियस गुड्स हो, यहाँ सब पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। ठीक है। अब हम आते हैं डिमांड स्केड्यूल पे। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो टैबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है इकोनॉमिक्स में, किसी भी डेटा का टैबुलर रिप्रेजेंटेशन, उसे हम स्केड्यूल बोलते हैं। ठीक है। इसे हम टेबल नहीं स्केड्यूल बोलते हैं। बट अगर आपको ये चीज़ ध्यान में आ गई कि टैबुलर रिप्रेजेंटेशन को स्केड्यूल बोलते हैं तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। तो ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि वील सी लाइक कमोडिटी X है और उसके प्राइजेस हैं। ठीक, कितना क्वांटिटी परचेज़ किया गया। अगर X का प्राइस 2 रुपये था तो हम कह सकते हैं कि 10 क्वांटिटी परचेज़ की गई, फिर जब 4 रुपये हो गया तो 8 परचेज़ की गई, एंड फिर जब 6 रुपये हो गया तो 6 परचेज़ करी गई, इक्विलिब्रियम स्टेट कह सकते हैं, एंड जब बढ़ के 10 रुपये हो गया तो 2 परचेज़ करी गई। तो ये क्या है? ये टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है डिमांड का, कि प्राइस के रेफरेंस में या प्राइस के रिस्पेक्टिव में डिमांड कैसे बढ़ी या कैसे घटी। ठीक है, ये डिमांड स्केड्यूल हो गया। अब हम बात करेंगे डिमांड कर्व की। तो बेसिकली क्या होता है, जो डिमांड कर्व होता है हमारा, जैसे मान लीजिए कि ये हम मान लेते हैं कि दिस इज़ हमारा क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, एंड दिस इज़ हमारा प्राइस। तो जो डिमांड का कर्व होता है हमारा, वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों? क्योंकि आप जितना प्राइस बढ़ाओगे उतना डिमांड गिरेगी। ठीक है, जितना प्राइस बढ़ाओगे उतना डिमांड गिरेगी। मेजॉरिटी में ऐसा होता है, मैंने आपको एक्सेप्शंस बता दिए हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम एक्सेप्शंस यही होता है। तो दिस इज़ द वन बेसिक रीज़न जिसकी वजह से डिमांड का कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा, जैसे MCQs में ये पूछ सकते हैं, डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, अपवर्ड, लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड, ऐसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपको पता हो डाउनवर्ड तो आप क्लिक करो। एंड वन थिंग मोर, डाउनवर्ड कर्व, जब कुछ भी कोई भी कर्व डाउनवर्ड स्लोप करता है तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव स्लोप। ठीक है, नेगेटिव या फिर इनवर्स। क्यों? क्योंकि डिमांड और प्राइस आपस में इन्वर्सनली रिलेटेड है और इसीलिए इसका स्लोप क्या है? नेगेटिव है। तो आप जैसे मान लीजिए आपको दे दिया डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, अपवर्ड, नेगेटिव, ऑप्शन A एंड B।
तो डाउनवर्ड और नेगेटिव दोनों ही सही है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन डी को क्लिक करोगे, विच मीन्स बोथ ऑप्शन ए एंड बी। तो ये चीज़ अगर आप ध्यान रखोगे तो आपके एमसीक्यूज गलत होने के चांसेस कम से कम होंगे, ठीक है। व्हेन दिस इज डन, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, देखो हम कर्व कोई भी पढ़ेंगे तो हमारे पास दो चीज़ें होंगी। मैं आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें पढ़ा रही हूँ, ठीक। बाकी नोट्स में सब कुछ लिखा है, प्लीज़ जाके ध्यान से उसे देखो, ठीक। पहला हमारे पास होता है मूवमेंट और दूसरा हमारे पास होता है शिफ्ट। जो कर्व होता है या तो वो मूव करेगा या तो शिफ्ट करेगा। अब डिफरेंस देखो दोनों में क्या है। मूवमेंट में क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा डिमांड कर्व है, ठीक है। अब जैसे हम मान लेते हैं कि प्राइस बढ़ गया तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड घट जाएगी। तो ये क्या है, डिमांड कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, मतलब कम हो रही है, इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। डिमांड कॉन्ट्रैक्ट कर गई। अब मान लेते हैं प्राइस घट गया तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ गई तो क्या डिमांड का क्या हो रहा है, एक्सपेंशन। क्या हो रहा है, एक्सपेंशन। तो घटना बढ़ना क्या होता है, मूवमेंट होता है। घटना बढ़ना क्या होता है, मूवमेंट होता है। जब हम बात करते हैं शिफ्ट की, जैसे मान लेते हैं ये, अब मान लेते हैं कि प्राइस हमारा बढ़ गया, तब भी हमारी डिमांड कांस्टेंट थी। के का मतलब कांस्टेंट, मतलब डिमांड वैसी की वैसी थी। प्राइस हमारा कांस्टेंट था, तब भी हमारी डिमांड बढ़ी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि डिमांड में शिफ्ट आया, मतलब प्राइस के इररिस्पेक्टिव हमारा जो डिमांड का दो पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जैसे मान लो पहले सिचुएशन में क्या था कि प्राइस बढ़ रहा था लेकिन डिमांड वैसी की वैसी थी। अब क्या है, प्राइस रुक गया, ठीक, प्राइस कांस्टेंट हो गया। अब जैसे मान लो कि पहले प्राइस, जैसे मान लो कि वीट का प्राइस बढ़ रहा था कोरोना में, मान लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल, लेकिन डिमांड उसकी कांस्टेंट थी, जिसको जितना खाना था वो उतना मांग रहा था, क्योंकि वो नेसेसिटी है लाइफ की, चाहिए ही चाहिए लोगों को। बट अब मान लेते हैं कि कुछ टाइम लोगों ने वेट किया कि चलो ठीक है कि प्राइस एक बार रुकेंगे तो डिमांड बढ़ाएंगे, रुकेंगे तो डिमांड बढ़ाएंगे, या प्राइस घटेंगे तो, लेकिन प्राइस घटने का नाम तो ले ही नहीं रहे। मान लेते हैं कि 100 रुपये 4 महीने पहले प्राइस हुआ, अब फिर 4 महीने तक वही रह रहा है, तो अब डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि अब जो लोग सोच रहे थे कि प्राइस अगर कम हो जाएगा तो खरीदेंगे, वो ये एक्सपेक्टेशन को ख़त्म कर चुके हैं, उम्मीद को ख़त्म कर चुके हैं कि प्राइस कम होगा, इसलिए अब वो प्राइस रुक जाने पे खरीद रहे हैं कि भाई रुक गया है, इतना ही रहेगा, भराओ, करो, खरीदो, ठीक है। तो शिफ्ट हो गई डिमांड, डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया। तो ये सिचुएशन होती है शिफ्ट और मूवमेंट में, ये फ़र्क होता है। मूवमेंट में क्या होता है कि या तो बढ़ेगी या तो घटेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी या तो एक्सपैंड होएगी, ठीक। लेकिन शिफ्ट में क्या होता है कि हमारे पास दो सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे कंज्यूमर वेट कर रहा होता है उसकी फेवरेबल सिचुएशन का, और उसके बाद डिमांड पे असर पड़ता है, तो वहाँ पे हमारा जो कर्व होता है वो शिफ्ट होता है, ठीक है। ये बेसिक रीज़न है शिफ्ट और मूवमेंट का। कर्व, डिमांड कर्व या तो मूव करेगा या तो शिफ्ट करेगा। और आपको कोई भी एमसीक्यू आ जाए, अगर बात मूवमेंट की है तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन या फिर एक्सपेंशन होगा, डिमांड बढ़ेगी या घटेगी। पर अगर बात शिफ्ट की है तो लेफ्टवर्ड या फिर राइटवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। जब भी मूवमेंट लिखा हो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में तो वहाँ पे लेफ्टवर्ड राइटवर्ड मत कर देना, ठीक है। अपवर्ड लोअर, अपवर्ड डाउनवर्ड ये सब मत कर देना, क्योंकि मूवमेंट में कॉन्ट्रैक्ट या फिर एक्सपैंड ही होता है, ठीक। अब डिमांड कब डाउनवर्ड क्यों स्लोप करता है, इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया। स्टिल अगर रीजंस कुछ क्लियर नहीं है तो नोट्स हैं डिस्क्रिप्शन में, उनको प्लीज़ जाके देखना। एंड वन थिंग मोर, चाहे इनकम इफेक्ट हो चाहे सब्सटीट्यूशन इफेक्ट हो, इनकम इफेक्ट मतलब अगर आपकी इनकम बढ़ गई है तो बट ऑब्वियसली अगर हो सकता है कि आप पहले थोड़े बहुत हफ्ते में या महीने में 2 बार रेस्टोरेंट में जाके खाते हो, तो इनकम बढ़ने के बाद आप 4 बार जाके खाएं, ठीक है। तो ये इनकम इफेक्ट है। अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो बट ऑब्वियसली आपकी डिमांड बढ़ती है। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट देख लो, जैसे मान लो पेप्सी और कोको कोला है, अगर कोको कोला का रेट ड्रास्टिकली बढ़ रहा है तो बट ऑब्वियसली चांसेस हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर पेप्सी पे शिफ्ट कर जाएं, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हुआ। टेस्ट, प्रेफरेंस, आपकी वेदर कंडीशंस, लाइक अगर गर्मियाँ हैं तो कोल्ड ड्रिंक की डिमांड ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली ठंडियों में। तो ये सब कुछ रीजंस हैं कि डिमांड कब डाउनवर्ड ही क्यों स्लोप करता है, क्योंकि जितने भी सारे फैक्टर्स हैं सब मिलजुल के इस तरीके से परफॉर्म करते हैं कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है और प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है।
एक्सेप्शंस के अलावा, ठीक है। नाउ वी हैव इंडिफरेंस कर्व। अब देखो जो बेसिक सी चीज़ है इंडिफरेंस कर्व में, डस्टर पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अब इंडिफरेंस कर्व की कुछ सिमिलर कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़ाऊंगी एंड कुछ चीज़ें। हमने डिमांड कर्व में सिर्फ एक कमोडिटी की बात करी, एक्स। इंडिफरेंस कर्व का मतलब ये होता है कि जब हम दो कमोडिटीज़ की बात करते हैं, एक्स एंड वाई, तो हम एक्स की +1 क्वांटिटी, जैसे मान लीजिए कि हम 2x यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी +1 क्वांटिटी और यूज़ करने के लिए हमें y की कितनी क्वांटिटी को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अगेन द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इंडिफरेंस कर्व ये दिखाता है कि जैसे मान लेते हैं कि ये कमोडिटी x है, ये कमोडिटी y, ठीक है, 2 and 4, 2 and 4। अगर हम y की 2 कमोडिटीज़ यूज़ कर रहे हैं तो हम x की 4 कमोडिटीज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हमें y की 4 कमोडिटीज़ यूज़ करनी है तो हमें x की 2 ही कमोडिटीज़ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो बाकी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं वो हमें यही चीज़ दिखाती है, ठीक। तो ये था हमारा इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व हमेशा 2 कमोडिटीज़ को इन्वॉल्व करता है, x एंड y। अब सेम चीज़, इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड और नेगेटिव। इंडिफरेंस कर्व भी डाउनवर्ड होता है और डाउनवर्ड के लिए दूसरा वर्ड क्या है, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि अगर हमें x को और कंज्यूम करना है तो हमें y को किसी न किसी तरीके से कम करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमारे 10 रुपये की इनकम है, उसमें से हम 5-5 रुपये की 2 चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है, 5 रुपये की 2 चीज़ें यूज़ करते हैं। अगर हमें कमोडिटी x को ज़्यादा यूज़ करना है तो हमें कमोडिटी y को हटाना ही पड़ेगा, कम करना ही पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। एंड दैट इज़ वाई इंडिफरेंस कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, विच मीन्स नेगेटिव होता है, ठीक। अब जैसे ये हमारा है ओरिजिन, तो इससे ये कॉन्वेक्स होता है। क्यों कॉन्वेक्स होता है, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, इंडिफरेंस कर्व में हम 2 कमोडिटीज़ की बात करते हैं, एक्स और वाई की। अगर ये कॉन्वेक्स नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि x छोटा होगा तो y बढ़ेगा और y को हम कम यूज़ करेंगे तो हम x को ज़्यादा यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें फुल यूटिलाइजेशन करना है, ठीक है। इस वजह से ये हमेशा कॉन्वेक्स होता है। दूसरी चीज़, इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक्सिस को टच नहीं कर सकता किसी भी जगह से, वो हमेशा एक्सिस से एक पॉइंट ऊपर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हम 2 कमोडिटीज़ की बात कर रहे हैं और हमें दोनों को परचेज़ करना है। मान लीजिए अगर हम मान लेते हैं कि मैंने इसको यहाँ पे टच करा दिया, तो इसका मतलब क्या कि वह x 0 है, हमने इस पॉइंट पे x को ख़रीदा ही नहीं, तो ये तो इंडिफरेंस कर्व तो हुआ ही नहीं, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व में हमें दोनों कमोडिटीज़ को ख़रीदना पड़ता ही है, ठीक है, क्योंकि हम 2 कमोडिटीज़ के डिफरेंस में बात करते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे, इसलिए किसी भी एक्सिस को इंडिफरेंस कर्व टच नहीं कर सकता। अब देखो, जैसे मान लेते हैं कि 2 इंडिफरेंस कर्व हैं, एक यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, और एक यहाँ पे बना हुआ है। ये 2 इंडिफरेंस कर्व आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्ट करने का मतलब इक्विलिब्रियम का पॉइंट, मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे x और y बराबर स्टेज पे बराबर लेवल का सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है? पेप्सी और कोका कोला दोनों बराबर लेवल का सेटिस्फैक्शन दे सकते हैं? नेवर एवर, चाहे वो परफेक्ट सब्सटीट्यूट ही क्यों ना हो, बट किसी भी एक पॉइंट पे x और y दोनों प्रोडक्ट हमें सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन सेम प्राइस पे नहीं दे सकते। दैट इज़ वाई इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। एक ही ग्राफ पे 3 4 5 कितने बना लो, लेकिन एक दूसरे को काट नहीं सकते इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, ये हो गया। एंड देन इंडिफरेंस कर्व जब एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं तो बट ऑब्वियसली दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, तो दे आर ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अब देखो, इंडिफरेंस कर्व चाहे ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो, पर ज़रूरी नहीं है कि इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे के पैरेलल ही हो, ये कंडीशन नेसेसरी नहीं है, ये कंडीशन नेसेसरी नहीं है। क्यों नेसेसरी नहीं है? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप मान लीजिए 100 रुपये कमाते हो तो x और y की दो x लेते हो और 2 y कमोडिटी लेते हो, ठीक है। मान लीजिए 2 kg राइस लेते हो और 2 kg वीट लेते हो, और अगर आप प्रमोशन में अगर आप 150 कमाते हैं तो आप फिर से 2 kg राइस और 2 kg वीट 3 kg राइस और 3 kg वीट लेंगे, 1 kg का इंक्रीज़ करेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है आप दाल इंक्लूड करना चाहें, राइस को 2 kg ही रहने दें, है ना। तो कोई भी इंडिफरेंस कर्व पैरेलल हो
ऐसा नेसेसरी नहीं है, हो सकता है कुछ केसेस में हो सकता है, लेकिन ऐसा नेसेसरी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में 2 लोग थे एंड अभी 2 और आ गए हैं, तो ऑलमोस्ट ऐसा पॉसिबल है कि आपका जो फूड कंजप्शन है वो जस्ट डबल हो जाए। ठीक है, लाइक आप पहले 2 kg राइस 2 kg वीट लेते हो, तो आप 4 kg राइस 4 kg वीट लेने लग जाए। ऐसा पॉसिबल तो है, पर ऐसा नेसेसरी नहीं है कि दोनों इंडिफरेंस कर्व आपस में पैरेलल। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल वी हैव इन डिमांड एनालिसिस। ठीक है, अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक टॉपिक बचा हुआ है। आई थिंक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मैं कल डिलीवर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। एंड वन थिंग मोर, नोट्स प्लीज़ पढ़ लो। जिसको लगता है एमसीक्यू पैटर्न या एमसीक्यू में उसे कुछ दिक्कतें हैं, तो बट ऑब्वियसली मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिलीवर करूँगी, फटाफट से सिलेबस कंप्लीट हो जाए। थोड़ी सी तबीयत बस खराब है, थोड़ी सी, बट आई विल बी ओके सून। ठीक है, एंड प्लीज सपोर्ट, डू सब्सक्राइब एंड डू वॉच दी ओल्ड यूनिट्स एंड ओल्ड वीडियोज़। थैंक यू।